हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंगरूट। मैं हूं अंशुमा शर्मा और स्क्रीन पे हमारा आज का कोट है, टेक केयर ऑफ़ योर थॉट्स व्हेन यू आर अलोन एंड टेक केयर ऑफ़ योर वर्ड्स व्हेन यू आर विद पीपल। देखिए, अगर पर्सनालिटी के बारे में आपके मन में बार बार सवाल आते हैं तो उसका एक ही जवाब है, आप अंदर से जैसे हैं आप बाहर वैसे ही दिखेंगे। और अंदर से आप कैसे हैं ये डिपेंड करता है आपके थॉट्स पे कि आपकी सोच किस तरह की है। तो जब भी आप अकेले में हो तो थोड़ा-सा ध्यान दीजिए कि आपके जो थॉट्स हैं वो कितने रिफाइंड है। तो क्या होता है कि सोचने को तो कई बार कैसे भी थॉट्स आ सकते हैं, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइम टू टाइम हम अपने थॉट्स को रिफाइन करें, राइट? और फिर जब हम लोगों के बीच होते हैं तो हमें अपने वर्ड्स पे खास ध्यान देना होता है, क्योंकि लोग आपकी कही हुई बात कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि जिस तरह से कमान से छोड़ा गया तीर वापस नहीं आता, उसी तरह से ज़बान से निकले हुए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। जो इम्पैक्ट उन्हें क्रिएट करना होता है, वो स्पॉन्टेनियसली वो क्रिएट कर देते हैं। फिर उसके बाद आप चाहे कितना ही सॉरी क्यों ना बोल दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के बारे में, सरफेसी एक्ट के बारे में और असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में। आप जानते हैं कि बैंकिंग इन इंडिया हम काफ़ी पहले शुरू कर चुके हैं। बहुत से लेक्चर्स हैं जो अपलोड किए जा चुके हैं और एनपीए की हम रिकंस्ट्रक्शन, रेक्टिफिकेशन और रिकवरी की बात कर रहे हैं। तो रेक्टिफिकेशन और रिकंस्ट्रक्शन में हमने कुछ एक पॉइंट्स लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो आज हम जो बात करेंगे वो रिकवरी की है कि किस तरह से आरबीआई केम अप विद डिफरेंट प्लान्स टू रिकवर द लोन्ड मनी, कि जो भी मनी लोन के तौर पे बैंक्स आगे बोरोवर को लेंड करता है, जब वो एनपीएज हो जाते हैं, मतलब कि बोरोवर फेल हो जाते हैं उन्हें रीपे करने के लिए, तो किस तरह से उन पैसों को रिकवर किया जाता है, राइट? तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के बारे में। तो पहले क्या हुआ करता था कि जिस तरह से बाकी के जो केसेस हैं वो सिविल कोर्ट्स में जाते थे, उसी तरह से अगर कोई फेलियर ऑफ लोन हो जाता है, मतलब लोन का जो रीपेमेंट है वो करने में फेल हो जाता है बोरोवर, तो ये वाले जो केसेस थे वो भी कहाँ जाते थे, आपके सिविल कोर्ट्स में जाते थे। और फिर आपको पता है कि कोर्ट्स में एक बार केस चले गए तो क्या होता है, तारीख पे तारीख मिलती है लेकिन न्याय नहीं मिलता, राइट? तो यही सारी चीज़ क्या हो गई थी, बैंक के साथ भी हो गई थी। अभी क्या है कि जो आपके बैंकिंग है, हम जानते हैं कि ये इकोनॉमी का सबसे मेजर कंपोनेंट है, राइट? अगर हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है इसमें एनपीएज इंक्रीज होते रहेंगे तो हमारी इकोनॉमी को ये क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। इसलिए हम ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपके एनपीएज होते रहें और जो आपके डिफ़ॉल्टर हैं उन्हें ना तो सज़ा मिले और ना ही जो बैंक्स हैं वो अपने लोन रिकवर कर पाए। तो इसी के लिए क्या किया गया था कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल सेटअप किए गए थे, ताकि क्या हो, जल्दी से जल्दी आप कह सकते हैं कि दीज वर अ काइंड ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ठीक है? ताकि जल्दी से जल्दी क्या किया जा सके, एनपीए से रिलेटेड जो मामले हैं उनको रफ़ा-दफ़ा नहीं, मतलब उनको क्लियर किया जा सके, उनको निपटाया जा सके, राइट? तो आपका जो ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, दे वर सेट अप आफ्टर पासिंग द रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। तो ये जो आरडीबीबीएफआई एक्ट आया था 1993 में, उसी के अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश डीआरटीज, मतलब अपने ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश करने की क्या दे देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे देता है ये वाला आपका एक्ट। तो ये जो एक्ट था ये भी किसकी रिकमेंडेशंस पे आया था, नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशंस पे। ये पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ, बट आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, राइट? तो अब ऐसा नहीं है कि जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है वो सिर्फ एक्ट 1993 के प्रोविजन को ही एनफोर्स करता है। आफ्टर 1993 2002 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट विच इज़ नोन एज सरफेसी एक्ट, जो कि हम आगे आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे, वो एग्जिस्टेंस में आया। और इसके जो प्रोविजन हैं दैट इज़ ऑल्सो रिगार्डिंग द रिकवरी ऑफ लोन्स। तो आपका जो ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स क्या है, ये कोर्ट्स हैं, ये स्पेशल कोर्ट्स है जो एनपीए से रिलेटेड केसेस को हैंडल करेंगे, ठीक है? और ये वाला जो एक्ट है 1993, दिस इज आपका आरडीडीबीएफआई एक्ट, ये एक्ट है और ये क्या है, ये
कोर्ट्स है आपके, स्पेशल कोर्ट्स, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, राइट। तो अब आपके जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स है उसमें कौन कौन से प्रोविजन एनफोर्स किए जाते हैं, 1993 के एक्ट के और सरफेसी एक्ट 2002 के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स की कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के की पॉइंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो कि इट इन्फोर्सेस द प्रोविजन ऑफ द रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 प्लस सरफेसी एक्ट 2002। ये वही चीज़ है जो हम पीछे भी कर चुके हैं, राइट। उसके बाद ये कहता है कि 2018 में जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया था, पेक्यूनरी लिमिट बढ़ा दी थी। पहले इट यूज टू बी 10 lakh बट नाउ इट इज़ 20 lakh, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है कि कंसर्न रिलेटेड टू डीआरटी। अब डीआरटी से रिलेटेड क्या कंसर्न थे कि देखिए इनका जो इनको एस्टेब्लिश करने का जो एक मोटिव था वो यही था कि सिविल कोर्ट्स में ये जो केसेस है ये बहुत ज़्यादा लंबे खिंच जाते थे, ठीक है। और इनकी फास्ट रिकवरी के लिए ही डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को एस्टेब्लिश किया गया था। बट द इशू कुड नॉट रिजॉल्व आफ्टर डीआरटी एज वेल, यानी कि डीआरटी में भी अब क्या होने लगा है कि केसेस के जो फाइल्स हैं वो कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास सफिशिएंट बेंच ऑफ जजेस नहीं हैं जो इन केसेस को निपटा सके, ठीक है। तो वो क्या है, अभी भी कम है, राइट। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पे भी अब फाइलें बढ़ती जा रही हैं और क्या होता जा रहा है, मतलब फास्ट रिकवरी नहीं हो पा रही है एनपीएस की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरफेसी एक्ट के बारे में। तो सरफेसी एक्ट के बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो अगर बैंकिंग के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको शुरुआत करनी है इसकी फुल फॉर्म से, ठीक है। सरफेसी एक्ट का मतलब है securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of Security Interest Act 2002 which is also known as सरफेसी एक्ट। अब ये क्या है, ये एक इंडियन लॉ है। इट अलाउज बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू ऑक्शन रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज टू रिकवर लोन्स। अब देखिए सिक्योरिटी से आपको ध्यान आ रहा होगा कि हमने क्या पढ़ा था, जब भी लोन लिए जाते हैं, ठीक है, तो अलग अलग तरह के लोन होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड लोन्स में क्या होता है, जब बोरोवर लोन लेता है तो अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख देता है, उसे मॉर्टगेज करवा देता है, सिक्योरिटी के तौर पे रख लेता है, राइट। तो अभी बैंक क्या करेंगे, सरफेक्सी एक्ट के अंडर बैंक को क्या कर दिया जाता है, परमिशन दे दी जाती है कि अगर कोई भी बोरोवर फेल हो जाता है अपना बोरोड मनी रीपे करने में, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसकी प्रॉपर्टी को बेचकर मनी रेज कर सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड आपका सरफेसी एक्ट के अंडर ये आपको क्या दी जाती है, एक परमिशन दी जाती है, ठीक है। तो सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जो सिक्योरिटी थी आप उसको बेच के मनी रेज कर सकते हैं। और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स क्या हो गया, तो हमने पहले ही बात की थी कि जो पैसा लोन के तौर पे बोरोवर को लेंड किया जाता है दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल एसेट। वो क्या होता है, वो बैंक वालों के लिए एसेट होता है। तो जब आपका ये एसेट एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, तो मतलब ये तो अब किसी काम का नहीं रहा, ठीक है। तो अब उसी एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, यानी कि उसकी वैल्यू फिर से क्रिएट करना, ठीक है। तो ये कैसे रिकंस्ट्रक्ट होगी, जब हम सिक्योरिटी का जो प्रॉपर्टी है या जो भी सिक्योरिटी मॉर्टगेज करवाया गया था बाय द बोरोवर, ठीक है, उसको जब हम बेचकर मनी रेज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जो एसेट है वो रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये है आपका सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002। तो ये कब आया था, आपका जो सरफेसी एक्ट है ये पास हुआ था ऑन December 17 2002। किस लिए, इन ऑर्डर टू ले डाउन द प्रोसेसेस टू हेल्प इंडियन लेंडर्स टू रिकवर देयर ड्यूज क्विकली, ताकि क्या हो सके, जो भी लेंडर है, जो भी मनी लेंडर्स हैं, वो क्या कर सके, क्विकली अपना जो अमाउंट है वो क्या कर सके, रिकवर कर सके, ठीक है। तो इसी पर्पज से क्या किया गया था, सरफेसी एक्ट को पास किया गया था, ठीक है। अब इसमें भी कुछ एक प्रोविजंस हैं जिनका आपने ध्यान रखना है, राइट। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर एप्लीकेबल ओनली फॉर NPA's loan with outstanding above rupees 1 lakh, NPA loan account where the amount is less than 20% of the principal and interest
आर नॉट एलिजिबल टू बी डेल्ट विद अंडर दिस एक्ट। अब ये एक्ट क्या कहता है कि सिर्फ उन्हीं एनपीएस को कंसिडर किया जाएगा, मतलब आपके जो सरफेसी एक्ट के प्रोविजंस है वो सिर्फ उन्हीं एनपीएस पे लागू होंगे जिनका आउटस्टैंडिंग वैल्यू, आउटस्टैंडिंग की बात मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में भी क्लियर की थी कि सपोज करें आपने 100 रुपीज़ लोन ले रखा है या फिर बैंक्स ने 100 रुपीज़ लोन दे रखा है, तो उसमें क्या होगा, जितना अमाउंट रीपे किया जा चुका है, मान लीजिए 50 रुपये है जो कि बोरोवर रिटर्न कर चुका है, तो अब उसके पास कितना अमाउंट बचता है, मतलब बैंक्स को रिकवर करने को रहता है 50 रुपये और बोरोवर को भी पे करने को रहता है 50 रुपीज़। तो दिस इज द अमाउंट विच इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो क्या कहता है सरफेसी एक्ट के प्रोविजन कि आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है अगर उसका 80% कवर हो चुका है और सिर्फ 20% या उससे लेस अमाउंट रहता है कवर करने को, इन सच केस ऑल्सो द सरफेसी एक्ट वोंट बी एप्लीकेबल। मान लीजिए आपने 100 करोड़ का किसी को लोन दिया है और 80 करोड़ लोन आपको वापस रिटर्न किया जा चुका है, तो फिर उसके बाद भी आपके जो सरफेसी एक्ट के प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, जहाँ पे भी अमाउंट 20% से कम होगा वहाँ पे आपका सरफेसी एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। फिर आपका आता है कि सरफेसी एक्ट किसके रिकमेंडेशन पे आया था, तो जिन कमेटीज़ का कंसर्न है सरफेसी एक्ट से वो है नरसिम्हन कमेटी और आपकी अंध्यारुजीना कमेटी, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की। तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि सरफेसी एक्ट का क्या मतलब होता है, सिक्योरिटाइजेशन एंड फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। तो ये रिकंस्ट्रक्शन किसके द्वारा किया जाएगा, तो देयर विल बी एजेंसी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि बैंक वाले कहीं पे बाहर सेल लगाने बैठ जाएंगे और प्रॉपर्टी बेचेंगे, नहीं, तो देयर विल बी एन एजेंसी, ठीक है, जो काम करेगी बैंक्स के लिए इस चीज़ का, मतलब आपका जो सिक्योरिटीज़ है वो बैंक से पहले खरीदेगी और फिर आगे जाके बेच देगी। तो ऐसी जो एजेंसीज हैं उनको हम कहते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ये कंपनीज प्राइवेट कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये बैंक से पहले प्रॉपर्टी खरीद लेती है, मतलब जो भी सिक्योरिटीज के तौर पे रखी जाती है बाय द बोरोवर, ठीक है, और फिर वो बाद में उनको आगे बेचकर पैसा लेती है। यानी कि बैंक वाले बेचेंगे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को प्रॉपर्टी, राइट, और फिर वो आगे अपने मनी कैसे कवर करते हैं वो डिपेंड करेगा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज पे, ठीक है। तो एक तरह से क्या होता है कि आपका जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है ये क्लीन अप करती है बैलेंस शीट को, किसकी, बैंक्स की बैलेंस शीट को, ठीक है, और क्या करती है, दिस हेल्प बैंक्स टू कंसंट्रेट ऑन नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। अब क्योंकि सारा हेडेक किसने ले लिया, अब क्योंकि अभी बैंक्स देखो, अब बैंक्स क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी तो बेचेगा, अब कौन इसको बेचेगा, कौन इसको खरीदेगा, उसका खरीदार मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, उसको कितना अमाउंट रिकवर हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व ना करके, ठीक है, बैंक्स क्या करते हैं कि सारी जिम्मेदारी किसको दे दी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने उनसे प्रॉपर्टी खरीद ली। अब ज़रूरी नहीं है कि 100 करोड़ का अगर आपने लोन दिया है तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उस प्रॉपर्टी को 100 करोड़ में ही खरीदेगी, क्योंकि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को भी अपना प्रॉफिट कमाना है। तो हो सकता है वो इसे सिर्फ 80 करोड़ 70 करोड़ या फिर किसी भी अमाउंट पे खरीद सकती है जो उन्हें अप्रोप्रिएट लगे, राइट। तो इसमें क्या होता है कि एटलीस्ट कुछ अमाउंट क्या होता है बैंक वाले रिकवर कर लेते हैं। तो आपके क्या है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इज अ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन that buys the NPA of the bad assets from banks and financial institutions so that the later कैन क्लीन अप देयर बैलेंस शीट। तो क्या होती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो ये एक्सपर्ट्स होते हैं एक्चुअली, हाँ, ये एक्सपर्ट्स होते हैं कि जो आपके सिक्योरिटीज़ है ना, इनको क्या होता है, इनको कस्टमर जल्दी मिल जाते हैं क्योंकि ये एक्सपर्ट्स हैं, इनको पता है कि एसेट्स को किस तरह से हमने रिकंस्ट्रक्ट करना है, प्रॉपर्टी को किस तरह से बेचना है या किस तरह से पैसा निकालना है उस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, राइट। तो दिस इज़ अबाउट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब कितना
कैपिटल नीड होता है एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो पहले इसका अमाउंट जो था दैट वाज 2 करोड़ ओनली। अगर आपके पास 2 करोड़ रुपीस का अमाउंट है तो विद दिस अमाउंट, विद दिस कैपिटल, यू कैन स्टार्ट एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। लेकिन 2019 से क्या कर दिया गया है, इस अमाउंट को रेज कर दिया गया है। अब आपके पास 100 करोड़ रुपीस होने चाहिए अगर आपको क्या करना है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट करनी है। तो ऐसा नहीं है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक हलवा था और हो गया, ये एक बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव सोल्यूशन था फॉर रिकवरिंग ऑफ एनपीएस। नहीं, ऐसा नहीं था। देयर वर सो मेनी कंसर्न्स विद एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिन्हें रिजॉल्व करने के लिए फिर आरबीआई को अलग अलग स्कीम्स के साथ आना पड़ा। देखिए पहले क्या था कि जो आपकी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी थी नी, उसमें क्या था कि जो लोन का अमाउंट हुआ करता था ना, मतलब एनपीएस, ठीक है, लोन नहीं एनपीएस, तो एनपीएस जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का इतना बजट भी नहीं होता था, ठीक है, कि वो सारे के सारे एनपीएस को क्या कर सके, खरीद सके। मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपए के क्या है हमारे बैंक इकोनॉमी में एनपीएस है टोटल, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास सिर्फ कितने करोड़ थे, 30 करोड़ रुपीस थे। इतनी ही उनकी कैपेसिटी थी कि वो इस हद तक एनपीएस खरीद सकते थे। देखिए ये एक्चुअल अमाउंट नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है, कि शुरुआत में क्या था कि एनपीएस का जो अमाउंट था दैट वाज वेरी हाई, और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो सारे के सारे क्या कर सके, खरीद सके, एनपीएस को खरीद सके, राइट। और दूसरा चीज़ क्या थी इसमें कि जो आपके प्रमोटर्स हुआ करते थे उनको नहीं अलाउड था कि वो क्या कर सकते हैं, 49% से ज़्यादा शेयर अपने पास रख सकते हैं कंपनी के। आपको पता है कंपनी के क्या होते हैं, अलग अलग शेयर्स होते हैं, और जिसके कंपनी को डोमिनेट कौन करता है, जिसके पास मेजॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं, यानी कि 51% एटलीस्ट। तो अब आपके जो प्रमोटर्स होते हैं ये कौन होते हैं, दे आर द वंस हु प्रमोट द आइडिया ऑफ एस्टेब्लिशिंग एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। मतलब इनको आइडिया भी नहीं को आता है कि कंपनी स्टार्ट करते हैं, और जो कंपनी को एक होता है ना धक्का देना, शुरुआत करना, तो वो यही प्रमोटर्स होते हैं। लेकिन सपोज करें कि आप एक कंपनी खोलना चाहते हैं और ऊपर से आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि भाई आप क्या कर सकते हैं, आप कल को 49% से ज़्यादा शेयर नहीं रख सकते अपने पास। यानी कि इनडायरेक्टली आपको क्या कहा जा रहा है कि आप ये कंपनी स्टार्ट तो कर रहे हैं लेकिन इन फ्यूचर आप इसके मालिक नहीं होंगे, मतलब इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि लोग एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए कतराते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं रहते। तीसरी चीज इसमें क्या थी, आपका अपफ्रंट पेमेंट। अपफ्रंट पेमेंट क्या होता है, मान लीजिए 100 करोड़ के जो एनपीएस थे, ठीक है, 100 करोड़ के एनपीएस थे, और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने क्या बोल दिया है कि 50 करोड़ में हम ये एनपीएस खरीद लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक अपफ्रंट अमाउंट होता है, यानी कि पहले ये हुआ करता था 5%, तो अब ये 5% अपफ्रंट अमाउंट ये है क्या। तो आपकी जब प्रॉपर्टी खरीदी जाती थी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के द्वारा, तो उनके द्वारा सारा का सारा पेमेंट एक साथ नहीं किया जाता। वो लोग क्या करते थे, 5% विच इज़ नोन एज अपफ्रंट पेमेंट, ठीक है, उसको क्या करते थे, वही दी जाती थी एसेट्स खरीदते टाइम बैंक्स को, ठीक है। 5% अमाउंट दे दिया बैंक्स को। अगर 50 करोड़ का 5% आप देख लीजिए तो कितना होगा, वो आपके 2.5 करोड़ रुपए, ठीक है। 2.5 करोड़ रुपए आपने बैंक को दे दिए, और बाकी का जो अमाउंट है, बाकी का जो 95% अमाउंट है, ये कब पे किया जाएगा, जब आपकी जो कंपनीज है वो प्रॉपर्टी को बेच के मनी रेज कर देगी, ठीक है। तो पहले तो अपफ्रंट अमाउंट वॉज 5%, ठीक है, लेकिन अभी आरबीआई ने क्या कर दिया था कि अपफ्रंट अमाउंट को बढ़ा के कितना कर दिया था, 15%, राइट। तो एक तरह से क्या हो गया कि आपके जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है इनके रास्ते में बहुत सारी हर्डल्स आ गई। एक तो क्या 15% कर दिया गया अपफ्रंट पेमेंट, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ द अर्लियर, पहले से 3 गुना ज़्यादा। दूसरा, एनपीएस के अमाउंट बहुत ज़्यादा हैं, और आपके पास जो कंपनीज हैं उनके पास इतना कैपिटल नहीं है कि वो सारा का सारा एनपीए खरीद सके, ठीक है। तो एनपीए को भी नहीं खरीदा जा पा रहा, मतलब सारा एनपीए नहीं खरीद सकती वो, राइट, कंपनी। और तीसरी चीज़ क्या है, 49% ऑफ
शेयर बाय द प्रोमोटर्स। तो अभी क्या किया कि इस इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए एक तो आपका अपफ्रंट पेमेंट में कोई चेंजेस नहीं किए गए, लेकिन क्या है जो आपका प्रोमोटर्स का जो शेयर्स है वो ये वाली रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई कि जो आपके प्रोमोटर्स है वो 49% तक के ही शेयर्स होल्ड करके रख सकते हैं अपने पास। प्लस एफडीआई में भी क्या कर दिया, आरबीआई ने 100% इन्वेस्टमेंट कर दिया थ्रू ऑटोमेटिक रूट। देखिए आपका जो ऑटोमेटिक रूट होता है एफडीआई का, उसका मतलब है कि आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। जी हाँ, एफडीआई में क्या होता है कि अगर सपोज़ करिए कोई ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी को डायरेक्ट थ्रेट नहीं करते, तो वहाँ पे क्या किया जा सकता है कि ऑटोमेटिक रूट के थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया जा सकता है। बट अदरवाइज़ क्या होगा कि आपकी जो एफडीआई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अभी क्या कर दिया गया है कि एफडीआई में जो 100% इन्वेस्टमेंट है वो थ्रू ऑटोमेटिक रूट कर दिया गया है। तो दीज वर द सॉल्यूशंस, ठीक है, जो आरबीआई ने लिए, ठीक है, और जो आरबीआई रिकवरी के लिए इम्प्लीमेंट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही है, अभी आगे बहुत सी चीज़ें हमें पढ़ना है, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जी हाँ, और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू सो मच।